देखिए, डिपेंडेंट ब्रांच में अकाउंटिंग हेड ऑफिस करता है। ब्रांच की कोई भी अकाउंटिंग है वो हेड ऑफिस करता है अगर वो डिपेंडेंट ब्रांच है। और अगर वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो ऐसी सिचुएशन में ब्रांच अपनी अकाउंटिंग अलग से करता है, हेड ऑफिस अपनी अकाउंटिंग अलग करता है। और हेड ऑफिस ब्रांच के साथ लाइक अदर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसे रिकॉर्ड करता है, और ब्रांच भी लाइक अदर्स हेड ऑफिस के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसे रिकॉर्ड करता है। तो जो इनलैंड ब्रांच है विद इन द सेम कंट्री, जहां पर हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों सेम कंट्री को बिलोंग करते हैं, वहां पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ब्रांच कुछ भी हो सकता है। लेकिन फॉरेन ब्रांच के केस में हमेशा इंडिपेंडेंट ब्रांच ही होता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि ब्रांच किसी और कंट्री में है और उसकी सारी अकाउंटिंग हेड ऑफिस करे। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच आप कैसे पहचानेंगे? जब ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस अलग बनाता है। अगर ट्रायल बैलेंस बना पा रहा है हेड ब्रांच, इट मींस वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, क्योंकि वो अलग सेपरेट अकाउंटिंग करेगा तभी वो ट्रायल बैलेंस बना पाएगा, अदरवाइज वो ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं पाएगा। तो जहां पर हमारे ब्रांच में डिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस ही सारी ट्रांजैक्शन बनाता था और ब्रांच केवल मेमोरेंडम रिकॉर्ड मेंटेन करता था, और वहां पर ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकता था और अपने प्रॉफिट लॉस के लिए वो डिपेंड करता था हेड ऑफिस पर। हेड ऑफिस ही ब्रांच का प्रॉफिट लॉस निकालता था। यहाँ पर डिफरेंट केस है बिल्कुल। यहाँ पर ब्रांच अपनी अकाउंटिंग खुद कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में अकाउंटिंग के लिए वो डिपेंड नहीं है हेड ऑफिस पर। तो जनरली ये तभी होता है जब थोड़ी ब्रांच बड़ी भी होती है और उन्हें थोड़ा सा ज्यादा पावर मिली होती है ब्रांचेस को। कि ज्यादा पावर मिलने का मतलब अथॉरिटी है, वो चाहे तो कुछ अपने आप खर्चे भी कर सकते हैं, कुछ परचेजिंग जरूरत पड़े तो खुद भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने डिपेंडेंट ब्रांच में अकाउंटिंग सीखी थी केवल हेड ऑफिस की बुक्स में, लेकिन अब हमें हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों की बुक्स में अकाउंटिंग सीखनी है, क्योंकि दोनों की ही बुक्स में हमें अकाउंटिंग पता होनी चाहिए। जहां पर हम लोग कोशिश कर रहे थे डिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस एक लिमिटेड ही थोड़े से ही अकाउंटिंग अकाउंट बनाए ब्रांच के, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस हैं उनके सारा डिटेल्ड रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होता है। सारे एक्सपेंसेस को एक ही अकाउंट में डाल देते हैं या डायरेक्टली हम उससे डाल देते हैं। यहाँ पर डिटेल्ड रिकॉर्ड है, तो यहाँ ट्रांजैक्शन के हिसाब से हम एंट्री सोचते हैं क्या बनेगी इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। यहां पर आप डेटर सिस्टम को याद रखिए, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को नहीं। डेटर सिस्टम में हेड ऑफिस ब्रांच को डेटर की तरह ट्रीट करता था और ब्रांच अकाउंट मेंटेन करता था। इंडिपेंडेंट ब्रांच में भी सेम वही होता है, ये डेटर की तरह ट्रीट करता है और हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट मेंटेन होता है। अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा है तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में वही एंट्री बनाएगा जो डेटर सिस्टम में बनाता था, ब्रांच डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। लेकिन अब ब्रांच भी बनाएगा और ब्रांच के हिसाब से सोचना पड़ेगा आपको। तो ब्रांच के पास माल आया है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, तो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट बनेगा, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बनेगा। और आप हर एंट्री में नोटिस करेंगे कि हेड ऑफिस अगर ब्रांच को डेबिट कर रहा है तो ब्रांच हेड ऑफिस को क्रेडिट कर रहा है, हेड ऑफिस ब्रांच को क्रेडिट कर रहा है तो ब्रांच हेड ऑफिस को डेबिट कर रहा है। इसलिए इन दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए। अगर ज्यादातर हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का डेबिट बैलेंस होता है और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस होता है ज्यादातर। कभी कभी एक्सेप्शनल केस में रिवर्स हो सकता है, लेकिन जितना बैलेंस हेड ऑफिस अकाउंट का है उतना ही बैलेंस ब्रांच अकाउंट का होता है, और एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होता है। उसका रीजन है जर्नल एंट्रीज आप देख पाएंगे। अब अगर माल वापस किया है ब्रांच ने हेड ऑफिस को तो हम पहले तो रिवर्स एंट्री बनाते हैं, लेकिन आप सोचिए परचेजेस होता है तो हम परचेज रिटर्न लिखते हैं।
सेल होता तो सेल रिटर्न अलग लिखते हैं, क्योंकि वहां हम कंप्लीट अकाउंटिंग करते हैं, तो यहाँ पर भी वही होगा, कंप्लीट अकाउंटिंग है तो हम गुड्स सेंड टू ब्रांच या गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस को रिवर्स नहीं करेंगे, यहाँ गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच लिखेंगे और ब्रांच की बुक्स में गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस लिखेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, हेड ऑफिस की बुक्स में माल वापस आया है तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और ब्रांच क्या बनाएगा, हेड ऑफिस डेबिट टू गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंप्लीट अकाउंटिंग हो रही है, कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंटिंग हो रही है। कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, मतलब रेमिटेड की बजाय कैश सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच होना चाहिए। रेमिटेड जनरली ब्रांच जब वापस भेजता है हेड ऑफिस को तब यूज होता है वर्ड। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा भेजा तो सिंपल ब्रांच टू कैश बैंक, और ब्रांच क्या बनाएगा, कैश या बैंक डेबिट टू हेड ऑफिस, सिंपल। तो हमारे को पैसा मिला है तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और हेड ऑफिस ने पैसा दिया है तो वो बैंक को क्रेडिट करेगा। ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा भेजा है तो हेड ऑफिस को पैसा मिला है, हेड ऑफिस बैंक अकाउंट डेबिट करेगा टू ब्रांच, और ब्रांच हेड ऑफिस डेबिट टू बैंक करेगा। बहुत सिंपल सी सीधी सी एंट्रीज है। इसके बाद हेड ऑफिस, अगर कोई इससे पहले हम ये समझते हैं, मान लिया हेड ऑफिस ने कोई ब्रांच का एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, तो अगर हम बात करें हेड ऑफिस की बुक्स में और ब्रांच की बुक्स में, हेड ऑफिस ने ब्रांच के एक्सपेंसेस की पेमेंट करी तो एक्सपेंसेस टू बैंक नॉर्मल एंट्री होती है, लेकिन एक्सपेंस किसका है, ब्रांच का, तो यहां पर आएगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और बैंक हेड ऑफिस में आएगा टू बैंक अकाउंट। तो आपको ये टेक्निक समझनी होगी एंट्री बनाने की, कि हेड ऑफिस ने ब्रांच का एक्सपेंस दिया है तो हेड ऑफिस ब्रांच एक्सपेंस अपने में नहीं लिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हेड ऑफिस ब्रांच का प्रॉफिट निकालने वाला नहीं है, ब्रांच अपना प्रॉफिट खुद निकालेगा, और वो जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ब्रांच अपने यहाँ खुद एक्सपेंस को नोट ना करे, तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा टू बैंक। पेमेंट हेड ऑफिस ने अगर करी है तो अब यहाँ क्या होगा, कंप्लीट करने के लिए यहाँ टू हेड ऑफिस या ब्रांच डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्जेबल टू ब्रांच, इसका मतलब ये है यहाँ पेमेंट नहीं हो रही है अभी, पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन पेमेंट होने के बाद में हमने देखा कि कुछ ऐसा खर्चा है जो हेड ऑफिस ने किया है लेकिन रिलेटेड टू ब्रांच है, लेकिन वो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। तो जब हेड ऑफिस ने एंट्री बनाई होगी पेमेंट की एक्सपेंसेस की, तो इन्होंने एंट्री बना दी होगी एक्सपेंसेस टू बैंक, लेकिन मान लिया 10,000, अब हमें पता चला कि इस 10,000 में से 2,000 ब्रांच से रिलेटेड है, तो इसका मतलब हमें 2,000 रुपीज एक्सपेंस में से कम करने पड़ेंगे, और ब्रांच को अपने यहाँ एक्सपेंस को नोट करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री बनाते हुए हमें क्या करना है, एक्सपेंस को क्रेडिट करना है हेड ऑफिस की बुक्स में, और ब्रांच में एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, और फिर ब्रांच और हेड ऑफिस अकाउंट से वो एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ये काम हमें ध्यान रखना है कि एक्सपेंसेस ब्रांच में आएगा और हेड ऑफिस का एक्सपेंस कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ अभी एक्सपेंसेस की पेमेंट करी होती है तो मैंने बता दिया आपको, एक्सपेंसेस डेबिट होता ब्रांच में और टू बैंक होता हेड ऑफिस में। तो कोई भी एंट्री हो सकती है, ये तो मैं आपको 10 20 50 एंट्री समझा रहा हूं, लेकिन एंट्री अनलिमिटेड है, तो आपको कॉमन सेंस लगाकर एंट्री बनानी आनी चाहिए। अब यहाँ क्या है, परचेज हो रहा है ब्रांच फिक्स्ड एसेट, और कई बार क्या होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच में भी हेड ऑफिस कहता है कि जो फिक्स्ड एसेट है ब्रांच का वो हम अपने यहाँ मेंटेन करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, ईयर एंड में फिक्स्ड एसेट को हमें इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा ब्रांच से अपनी बुक्स में। तो हेड ऑफिस कई बार कहता है कि ब्रांच का फिक्स्ड एसेट हम अपने यहाँ मेंटेन करेंगे। अब परचेज हुआ है ब्रांच फिक्स्ड एसेट, अकाउंट ब्रांच का हेड ऑफिस में ही मेंटेन होता है, और पेमेंट करी है ब्रांच ने,
अब यहाँ पर हमें सीखना होगा कि एंट्री कैसे बनाते हैं। फिक्स्ड एसेट खरीदने की एंट्री होती है फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक ब्रांच में पूरी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि फिक्स्ड एसेट अकाउंट हेड ऑफिस में मेंटेन होता है। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट आएगा हेड ऑफिस में, लेकिन ये फिक्स्ड एसेट हेड ऑफिस का नहीं, तो हेड ऑफिस करेगा ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, ब्रांच एसेट डेबिट, ब्रांच फिक्स्ड एसेट डेबिट। और पेमेंट किसने करी है? ब्रांच ने। तो ब्रांच अपने यहाँ टू बैंक करेगा। सबसे पहले हमें ये एंट्री सीखनी पड़ेगी। अगर हम ये सीखेंगे तो हम बड़े आराम से कंप्लीट कर पाएंगे एंट्रीज को। जब हमने ये सीख लिया कि ब्रांच एसेट डेबिट हो गया हेड ऑफिस में और पेमेंट ब्रांच ने करी है तो टू बैंक ब्रांच में आ गया, अब हमारे को कंप्लीट करनी है तो हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट लिखकर कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे सीखेंगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद यही है, लेकिन पेमेंट करी है हेड ऑफिस ने, तो असेट अकाउंट मेंटेन होता है हेड ऑफिस ने, पेमेंट करी है हेड ऑफिस ने, तो एंट्री होगी ब्रांच फिक्स्ड एसेट टू बैंक हेड ऑफिस में। तो ब्रांच में तो कोई एंट्री की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां तो ना तो अकाउंट मेंटेन होता ना पेमेंट हुई, तो क्यों बनाए हम ब्रांच की बुक्स में एंट्री, इसलिए ब्रांच में कोई एंट्री नहीं बनी। अब है कि ब्रांच का अकाउंट, ब्रांच एसेट का अकाउंट वही हेड ऑफिस में मेंटेन होता है और हमें डेप्रीशिएशन लगाना है ईयर एंड में। अब हमें पता है डेप्रीशिएशन की एंट्री होती है डेप्रीशिएशन टू फिक्स्ड एसेट, लेकिन डेप्रीशिएशन खर्चा है ब्रांच का, तो ब्रांच में आना चाहिए, तो हम वही करेंगे, ब्रांच में ही डेप्रीशिएशन को डेबिट करेंगे। लेकिन फिक्स्ड एसेट हेड ऑफिस में मेंटेन होता है, तो अकाउंट का बैलेंस जो फिक्स्ड एसेट का बैलेंस है वो कहाँ रिड्यूस होगा? हेड ऑफिस में, तो उसे हम हेड ऑफिस में। जब मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आप ऐसे एंट्री नहीं बनाना सीखोगे, आप एंट्री सही बनाने में बड़ी दिक्कतें आएंगी, अनटिल अनलेस आप बहुत ही ज्यादा अकाउंटिंग को समझते हैं, आप बिल्कुल ही मतलब बेसिक्स अकाउंटिंग के बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है अनटिल अनलेस, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी अगर पहले आप हेड ऑफिस में कंप्लीट एंट्री बनाएंगे और ब्रांच में फिर कंप्लीट, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, गलती के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें सिंपल इसको कंप्लीट करना है एंट्री को, विद द हेल्प ऑफ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड विद द हेल्प ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। इसके बाद हम बात करते हैं, परचेज हुआ फिक्स्ड एसेट अकाउंट, और फिक्स्ड एसेट अकाउंट ब्रांच में ही मेंटेन्ड होता है और पेमेंट ब्रांच ही कर रहा है, तो पेमेंट कर रहा है ब्रांच, अकाउंट मेंटेन होता है ब्रांच में, तो हेड ऑफिस क्यों करेगा एंट्री? तो हेड ऑफिस तो कोई भी एंट्री नहीं करेगा, और ब्रांच फिक्स्ड एसेट की नॉर्मल एंट्री कर लेगा, फिक्स्ड एसेट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम बात करते हैं कि पेमेंट अगर हेड ऑफिस करे, तो हेड ऑफिस ने पेमेंट करा तो हेड ऑफिस में टू बैंक आएगा, और ब्रांच की एसेट है तो ब्रांच की एसेट ब्रांच में मेंटेन होती है, तो फिक्स्ड एसेट ब्रांच में आएगा, टू बैंक हेड ऑफिस में आएगा। अब हम एंट्री कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब है इसके बाद कि डेप्रिसिएशन लगाना है। अब असेट भी ब्रांच में है और असेट भी ब्रांच में है और डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी ब्रांच का, तो यहाँ हेड ऑफिस में तो कोई एंट्री बनने की मतलब ही नहीं है, सीधा एंट्री हेड ऑफिस की बजाय ब्रांच में ही बनेगी। अब ईयर एंड में प्रॉफिट या लॉस होगा, वैसे तो हम आगे सीखेंगे, सब अलग अलग मेथड है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस होगा तो वो हेड ऑफिस अपनी P&L में इंकॉर्पोरेट कर लेगा। तो अपने P&L में इंकॉर्पोरेट करने के लिए ये अपने P&L को क्रेडिट करेगा, तो ब्रांच को डेबिट कर लेगा, तो ब्रांच डेबिट टू P&L हो जाएगा, जनरल P&L या सिंपल आप P&L लिख सकते हैं। अब ब्रांच अपने P&L को डेबिट करेगा और हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगा, और ये बात तो समझनी पड़ेगी कि अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को डेबिट किया है तो ब्रांच हेड ऑफिस को क्रेडिट ही करेगा। ठीक है, जब इनिशियल एंट्री बना रहे होते हैं, अनटिल अनलेस कोई इनकम्प्लीट एंट्री को कंप्लीट कर रहे हैं फिर तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल एंट्री बना रहे हैं तो ऐसा ही होता है।
लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी। अब हम बात करते हैं गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट की। देखिए, हेड ऑफिस रेगुलर बेसिस पर ब्रांच को माल भेजता है, और हो सकता है ईयर एंड में कुछ माल रास्ते में हो, और ब्रांच रेगुलर बेसिस पर हेड ऑफिस को कैश भेजता है। हो सकता है ईयर एंड पे कैश रास्ते में हो, पेमेंट करा अभी मिला नहीं, तो उस सिचुएशन में हमारे हेड ऑफिस और ब्रांच का बैलेंस मैच नहीं होगा। इसमें क्या होगा, मान लिया हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का डेबिट बैलेंस आ रहा है 10,000, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 4,000। ऐसी सिचुएशन है, तो हेड ऑफिस की बुक्स में अगर ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस 10,000 है, तो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस भी 10,000 होना चाहिए। नहीं है, तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम हमेशा खुद से चेक करेंगे ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, और इन दोनों के बीच में हम अपने आप से एज्यूम करेंगे कि गुड्स इन ट्रांजिट है जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है 6,000 रुपए। ठीक है, क्यों? जब हेड ऑफिस ने माल भेजा होगा तो हेड ऑफिस ने एंट्री बनाई होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, 6,000 से ब्रांच ज्यादा डेबिट हो गया होगा, और वो माल अभी तक ब्रांच को नहीं मिला, तो ब्रांच ने एंट्री नहीं बनाई गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस, इसलिए वहां 6,000 का बैलेंस कम आ रहा है। लेकिन अगर मान लिया क्वेश्चन में बोल दिया गया कि 5,000 गुड्स इन ट्रांजिट है, तो 1,000 का डिफरेंस अभी भी है, तो दूसरे नंबर पर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें एज्यूम करना चाहिए कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश भेजा है जो अभी तक मिला नहीं, तो 1,000 रुपए का कैश है वो हमें एज्यूम करना है। तो या तो क्वेश्चन बता दे, जो क्वेश्चन बताएगा हम मान लेंगे। क्वेश्चन साइलेंट है तो अगर हमें पूरा डिफरेंस गुड्स इन ट्रांजिट मानना चाहिए जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है। अगर उसमें भी कुछ अमाउंट दे दिया फिर भी है डिफरेंस, तो कैश इन ट्रांजिट मानना चाहिए जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा हो। अब गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट की एंट्री बनाई जाती है। अब एंट्री कौन बनाए, हेड ऑफिस बनाए, ब्रांच बनाए, कौन बनाए? तो इसमें हमारे पास 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड है हमारे पास। वो तीनों मेथड को हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इसकी एंट्री होगी क्या और बनाएगा कौन। दोनों मैच होने चाहिए अपोजिट साइड में। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, हेड ऑफिस को एंट्री बनानी चाहिए सारी की सारी, क्योंकि अल्टीमेटली हेड ऑफिस ही सब चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, हेड ऑफिस ही सारी की सारी एंट्री बनाए। ऑप्शन नंबर 2, इनकम्प्लीट एंट्री को कंप्लीट करा जाए। हेड ऑफिस ने माल भेजा, हेड ऑफिस ने एंट्री बना दी, ब्रांच को माल मिला नहीं, तो ब्रांच एंट्री बनाएगा गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। ब्रांच ने पैसा भेजा, ब्रांच ने पैसा भेजने की एंट्री बना दी, हेड ऑफिस को नहीं मिला, हेड ऑफिस एंट्री बनाएगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। ऑप्शन नंबर 3, पर्सनली मुझे ये सबसे ज्यादा सही लगता है, लेकिन सीए स्टडी मटेरियल में ऑप्शन नंबर 2 हो रखा है, इसलिए मैंने उसका सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर 2 से कर रखा है। लेकिन है सभी ठीक, सभी ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। मैंने तो एग्जाम दिए तो थर्ड मेथड अपनाया था, मैंने कई साल तक थर्ड मेथड ही कराया। फिर कई बार स्टूडेंट कहते थे सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो कुछ और, स्टडी मटेरियल में कुछ और है। तो फिर मैंने स्टडी मटेरियल के हिसाब से सॉल्यूशन चेंज कर दिया, लेकिन गलत नहीं है कुछ भी। लेकिन आप अगर सीए के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑप्शन नंबर 2 पर जाना चाहिए, मतलब जिसको मिलना है वो एंट्री बनाए। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एक्यूरेट है। क्यों? हेड ऑफिस ने माल भेजा, ब्रांच को मिला नहीं, ब्रांच को एंट्री बनाएगा। क्यों? अगर ब्रांच एंट्री बनाएगा गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, इट मींस उसने लायबिलिटी क्रिएट कर दी कि मैंने हेड ऑफिस को पैसा देना है।
फिर रास्ते में माल खराब हो गया, कुछ चोरी हो गया, कोई बात हो गई, फिर वो एंट्री रिवर्स करेगा, फिर वो एंट्री बनाएगा। तो कायदे से जिसने माल भेजा है, ये माल जब तक पहुंचेगा नहीं, जब तक उसी का ही है, तो उसी को गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री बनानी चाहिए। मतलब ब्रांच ने पैसा भेजा, अभी तक पैसा मिला नहीं हेड ऑफिस को, तो ये पैसा किसका है? ब्रांच का ही है। तो कायदे से जिसने भेजा उसी को रिवर्स एंट्री बनानी चाहिए। बट तीनों ही ठीक है, लेकिन मेरी पूरी असाइनमेंट में, सारी वीडियोस में मेथड नंबर 2 अपना रखा है, मतलब जो मिलने एक्सपेक्टेड रिसीवर है वही एंट्री बनाएगा। ये लिखा भी हुआ है मैंने, ठीक है। अब माल भेजा हेड ऑफिस ने लेकिन ब्रांच को नहीं मिला, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? जब हेड ऑफिस ने एंट्री भेजने की बना दी, तो हेड ऑफिस ने बना दी, अब मेथड नंबर 2 हम सीख रहे हैं, तो इसमें सीधी सी बात है, जिसने बना दी ठीक है, जिसने नहीं बनाई वो बना लो गुड्स इन ट्रांजिट। तो ब्रांच बनाएगा, तो हेड ऑफिस कुछ नहीं करेगा, ब्रांच बनाएगा गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू हेड ऑफिस। दूसरा, मान लिया ब्रांच ने माल भेजा और हेड ऑफिस को नहीं मिला, तो हेड ऑफिस बनाएगा गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच। ब्रांच अपने यहां कोई एंट्री नहीं बनाएगा। ऐसे ही, हाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर माल चाहे हेड ऑफिस ने भेजा चाहे ब्रांच ने, कैश चाहे हेड ऑफिस ने भेजा चाहे ब्रांच ने, अगर रास्ते में चोरी हो गया, खराब हो गया, बेकार हो गया, तो लॉस इन ट्रांजिट होगा, तो हमेशा हेड ऑफिस ही एंट्री बनाएगा मेथड नंबर 1, चाहे कुछ भी हो। अगर लॉस हो गया तो हेड ऑफिस ही एंट्री बनाएगा। जैसे हेड ऑफिस ने माल भेजा, रास्ते में खराब हो गया, हेड ऑफिस ही एंट्री बनाएगा गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच, ठीक है। फिर ये गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस है। अब अगर ये ब्रांच ने भेजा था, रास्ते में खराब हो गया, तो भी हेड ऑफिस ही एंट्री बनाएगा और सेम एंट्री बनाएगा, सेम एंट्री। इन शॉर्ट, लॉस होगा तो हेड ऑफिस ही एंट्री बनाएगा। कैश इन ट्रांजिट है, हेड ऑफिस ने भेजा है, तो ब्रांच को मिलना है, ब्रांच एंट्री बनाएगा कैश इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। ब्रांच ने भेजा है, अभी मिला नहीं है रास्ते में, तो हेड ऑफिस एंट्री बनाएगा एक्सपेक्टेड रिसीवर कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। वहीं अगर माल रास्ते में खराब हो गया, कैश रास्ते में चोरी हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो हेड ऑफिस एंट्री बनाएगा कैश लॉस्ट इन ट्रांजिट टू ब्रांच हमेशा, ठीक है। वो एंट्री दी हुई नहीं है, लेकिन वही एंट्री होती है, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट की जगह कैश लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी जनरल एंट्रीज बताई। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जहां पर हमें हेड ऑफिस एक दो ब्रांच की बुक्स में एंट्रीज बनानी होती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे इस 38 क्वेश्चन में एक कलकत्ता ब्रांच है, एक पटना ब्रांच है, एक गुवाहाटी ब्रांच है, एक कटक ब्रांच है। आपस में सब ब्रांचेस की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो बैंक की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, आपस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो हजारों लाखों एंट्री रोज होती हैं। तो उन हजारों लाखों एंट्री की जगह हम एक इफेक्टिव एंट्री भी बना सकते हैं। तो हेड ऑफिस भी ये सोच सकता है, लेकिन ये इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हो रहा है। तो हेड ऑफिस क्या करता है, जैसे आपको याद हो पार्टनरशिप में पास्ट एडजस्टमेंट में एक टेबल बनाकर उसकी एक सिंगल एंट्री बनाते थे, तो ऐसा ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि हम लोग बहुत सारी एंट्री की एक इफेक्टिव एंट्री बना सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को करने की एक टेक्निक है, वो क्या है? जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, कलकत्ता ब्रांच ने पटना, गुवाहाटी और कटक को भेजा है। याद रखिएगा, ये एक सिंगल एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में पूछी जाएगी आपसे, लेकिन आप कलकत्ता के हिसाब से सही तरीके से एंट्री बना पाएंगे। तो आपको टेक्निक क्या अपनानी है? कलकत्ता ने भेज रहा है तो पहले कलकत्ता की बुक्स में एंट्री बनाइए। तो कलकत्ता की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी? हेड ऑफिस डेबिट
क्योंकि कलकत्ता तो पटना डेबिट थोड़ी ना करेगा, कलकत्ता तो हेड ऑफिस को जानता है, दूसरी ब्रांच को नहीं जानता। तो क्या करेगा कलकत्ता ब्रांच, हेड ऑफिस डेबिट टू गुड्स एंड, तो कलकत्ता ने हेड ऑफिस को क्या किया, डेबिट। तो हेड ऑफिस क्या करेगा कलकत्ता को, क्रेडिट। बस ये सीखना है कि हेड ऑफिस कलकत्ता को क्या करेगा, क्रेडिट। तो देखो मैंने क्रेडिट कर दिया टोटल अमाउंट से 16,000 से। अब बची हुई सब ब्रांचेस रिवर्स हो रही है तो वो सब हो जाएंगी डेबिट, 2,000, 5,000, 9,000 से। ऐसे एंट्री भी है। पता है आपको क्या करना है, जिस ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन है जिस ब्रांच के लिए दी है, पहले आप ब्रांच में मन में या लिख कर रफ में एंट्री बनाइए और देखिए हेड ऑफिस को कंसंट्रेट करिए कि हेड ऑफिस डेबिट हो रहा है या क्रेडिट। अगर हेड ऑफिस डेबिट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में वो रिवर्स हो जाएगा ना, हेड ऑफिस की बुक्स में वो पर्टिकुलर ब्रांच रिवर्स हो जाएगी। अब जैसे एक और आपको सिखाता हूं, यहां लिखा है पटना ब्रांच की बुक्स में एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय गुवाहाटी। पटना ने बिल एक्सेप्ट करा है, तो पटना के लिए बिल्स पेबल है, तो ये क्या करेगा, टू बिल्स पेबल। और दूसरी ब्रांचेस की जगह ये किसे डेबिट करेगा, हेड ऑफिस। इसका मतलब हेड ऑफिस की बुक्स में पटना क्रेडिट हो जाएगा। जब हेड ऑफिस की बुक्स में पटना क्रेडिट होगा, क्योंकि पटना हेड ऑफिस को डेबिट कर रहा है, तो हेड ऑफिस पटना को क्रेडिट करेगा, तो बची हुई ब्रांच ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएंगी। तो ये वाली एंट्रीज, ये 4 और 3 7,000 रुपए से जो बनेगी, तो वो कैसे बनेगी हमारी एंट्री, हमारी हेड ऑफिस में पटना क्रेडिट होगा, तो पटना क्रेडिट होगा 7,000 से, और गुवाहाटी 3,000 से डेबिट हो जाएगा, और कटक 4,000 से डेबिट। तो ऐसा हमें सीखना है ये काम करना। जब हम ये सीख जाएंगे तभी हम इस क्वेश्चन को, तो ये टेक्निक है। और जब पूरा टोटल आ जाएगा, टोटल में वो हम देखेंगे, ये एक 21,000 से डेबिट है, 20 से क्रेडिट है, तो 1,000 से डेबिट हो जाएगी ये ब्रांच। तो ऐसे एक इफेक्टिव एंट्री बन जाए। अब आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन द हेड ऑफिस, और ब्रांच की बुक्स में इसको ट्रांसफर करने की एंट्री कैसे बनाए। हमारे पास 3 मेथड है। जो फर्स्ट मेथड है वो डिटेल्ड इनकॉर्पोरेशन है। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हेड ऑफिस ब्रांच का पूरा ट्रायल बैलेंस अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर लेता है। और जब ऐसा होता है कि सारा का सारा ट्रायल बैलेंस ब्रांच का हेड ऑफिस की बुक्स में आ जाता है, तो उसके बाद हेड ऑफिस ही ब्रांच का P&L, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट बनाता है। बैलेंस शीट तो कंसोलिडेटिव बन जाती है, हेड ऑफिस की अपनी एसेट लायबिलिटी में ऐड हो जाती है ब्रांच की एसेट लायबिलिटी, उसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोल देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, हेड ऑफिस ट्रेडिंग P&L कॉलमनर फॉर्म में भी बना सकता है, अलग अलग भी बना सकता है, आपको एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए कॉलमनर फॉर्म में बना। अगर हेड ऑफिस की डिटेल दी है तो हेड ऑफिस का ट्रेडिंग P&L, ब्रांच की भी दी है तो ब्रांच का ट्रेडिंग P&L एक कॉलमनर फॉर्म में बनाएंगे, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे हेड ऑफिस और ब्रांच को मर्ज करते हुए। इसमें अकाउंटिंग क्या होगी वो अभी हम सीख लेते हैं, कि ब्रांच से पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस शिफ्ट होगा हेड ऑफिस में, तो उसकी क्या एंट्री बनेगी। याद रखिए, ब्रांच का ट्रेडिंग P&L हेड ऑफिस अपनी बुक्स में बनाना चाहता है। तो अब आपको एक बताता हूं लॉजिक, क्यों हम अकाउंटिंग ऐसी करेंगे। मान लिया ब्रांच का ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो पहले हम सारे डेबिट वाले बैलेंसेस को इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो उन्हें डेबिट करेंगे टू ब्रांच, ब्रांच से आ रहा है। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम बताऊं, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, परचेजेस डेबिट, ऐसे करके सबको डेबिट करके टू ब्रांच करें। फिर एक और एंट्री बनाएं, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच टू परचेजेस, ऐसा। तो ये इतना बड़ा रायता फैल जाएगा कि इसे संभालना मुश्किल हो जाए। तो इसका एक शॉर्टकट और सिंपलेस्ट वे है क्या, हमें अल्टीमेटली ये सारा कुछ ब्रांच से मंगाना है और ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है।
तो हम 36 अकाउंट को ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वजह हमें एक एंट्री बना है, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और ट्रेडिंग की सारी डेबिट की आइटम लिख ले। तो ये हम ऐसे अकाउंटिंग करने वाले। तो हम डिटेल्ड इंकॉर्पोरेशन करने वाले हैं। तो इस डिटेल्ड इंकॉर्पोरेशन में एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या बनेंगी पहले वो सीखेंगे, फिर एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच क्या बनेगी वो सीखेंगे। तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो ब्रांच ट्रेडिंग के डेबिट की आइटम है, तो ब्रांच ट्रेडिंग को सीधा डेबिट कर देंगे टू ब्रांच, और यहां ट्रेडिंग की सारी आइटम आ जाएंगी प्लस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हम सेल में से माइनस करते हैं, वो भी हम ले लेंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो ये एंट्री बन जाएगी, इसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग सारी चीजें आ जाएगी। फिर क्रेडिट आइटम के लिए मंगाएंगे। क्रेडिट आइटम के लिए ब्रांच ट्रेडिंग क्रेडिट होगा तो ब्रांच डेबिट हो जाएगा। यहां पर क्रेडिट की सारी आइटम सेल्स, परचेजेस, रिटर्न, साथ ही क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मेन चीजें हैं जो एंट्री। अब हमने ट्रेडिंग के क्रेडिट में सारी आइटम लिख दी, डेबिट की सारी आइटम लिख दी, तो जीपी तैयार है। अब जीपी हम ब्रांच ट्रेडिंग से ब्रांच पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच पी एंड एल। ग्रॉस लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है पी एंड एल बनाना। तो ब्रांच पी एंड एल की सारी आइटम को एक साथ ब्रांच पी एंड एल टू ब्रांच के नाम से लिख देंगे। क्रेडिट आइटम के लिए रिवर्स एंट्री बन जाएगी। अब हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तैयार है, तो नेट प्रॉफिट हम ब्रांच पी एंड एल से अपने हेड ऑफिस के पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे। ये हो गया सारा ट्रेडिंग पी एंड एल, हेड ऑफिस की बुक्स में बन भी गया और ट्रांसफर भी हो गया, शॉर्टकट काम हो गया। अब हम असेट की बात करते हैं, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इंडिविजुअल असेट और लायबिलिटी जुड़ेंगी, तो इंडिविजुअल असेट का नाम अलग अलग लिखेंगे। तो यहां लिखा है कि हम इंडिविजुअली सारी एसेट को लिखेंगे। तो ब्रांच स्टॉक डेबिट, ब्रांच डेटर डेबिट, ब्रांच कैश डेबिट, ब्रांच फिक्स्ड एसेट, अगर फिक्स्ड एसेट ब्रांच में मेंटेन होता है, इवन कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट अगर वहां पर है तो वो भी आ जाए। तो ब्रांच एसेट्स इंडिविजुअली डेबिट टू ब्रांच, लायबिलिटी के लिए ब्रांच डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटीज। ये सब होने के बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ये सब रिवर्स हो जाएंगी, असेट और लायबिलिटी की एंट्री, इनको वापस रिवर्स करके भेज देंगे। अच्छा, इस एंट्री के बाद ब्रांच अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाएगा, मतलब बैलेंस नील हो जाएगा, वो मैच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये सब रिवर्स हो जाएंगे, असेट को ट्रांसफर कर देंगे और लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर हम कर देंगे इंडिविजुअली, क्योंकि इंडिविजुअली मंगाई थी। अब हम बात करते हैं ब्रांच की बुक्स में क्या होगा। देखिए, एक बात होती है ना कि जैसे हम लोग हेड ऑफिस की बुक्स में तो ट्रेडिंग पीएनएल बना रहे थे, तो हमने जो कायदे से जो मेथड अपनाना था वो एक ऐसा अपनाया जिससे अकाउंटिंग हमारी सिंपल हो जाए और टाइम भी कम लगे। ब्रांच की बुक्स में तो ट्रांसफर करना है, तो यहाँ ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड है। एक तो ये हम सारे डेबिट आइटम को एक साथ ट्रांसफर कर दें और सारी क्रेडिट आइटम को एक साथ ट्रांसफर कर दें, तो वो कुछ ज्यादा ही अजीब हो जाएगा। तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, सारे नॉमिनल अकाउंट को एक एंट्री में डेबिट बैलेंस, सारे नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस एक बारी में, इवन ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम मिक्स करके एक साथ ट्रांसफर कर दें, और एक बार सारी एसेट को ट्रांसफर कर दें, एक बार सारी लायबिलिटी को, तो 4 एंट्री में हमारा काम हो जाएगा। तो हमने असेट्स को ट्रांसफर किया, एक्सपेंसेस को ट्रांसफर किया, क्रेडिट की आइटम्स को, इवन ट्रेडिंग पीएनएल दोनों की क्रेडिट आइटम को ट्रांसफर किया हेड ऑफिस में, फिर असेट्स को ट्रांसफर किया इंडिविजुअली, और उसके बाद लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया इंडिविजुअली। तो 4 एंट्री में हमारा सारा काम हो गया। तो ये एक सिंपलेस्ट वे है कि हम हेड ऑफिस की बुक्स में और ब्रांच की बुक्स में सब कुछ ट्रांसफर करें।
ये सारा काम करने के बाद ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट मैच हो जाएगा, उसमें कोई बैलेंस नहीं बचेगा। तो इस डिटेल्ड इनकॉर्पोरेशन का इफेक्ट जैसा मैंने आपको बताया, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ना केवल अपना ट्रेडिंग पी&एल बनाएगा, ब्रांच का ट्रेडिंग पी&एल भी बनाएगा, कंबाइंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाएगा, जबकि ब्रांच की बुक्स में केवल ट्रायल बैलेंस बनाता, उसके बाद कुछ नहीं बनेगा। नो ट्रेडिंग, नो पी&एल, नो बैलेंस शीट। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया। इन सबको ट्रांसफर करने के बाद जैसे हमें ये क्वेश्चन 39 दिया है, यहाँ केवल ब्रांच की डिटेल दे रखी है ना। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, वो आपको सीखना पड़ेगा क्या, कि हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस का डेबिट बैलेंस है 3240। इट मींस ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का डेबिट बैलेंस है 3240, तो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए 3240। लेकिन यहां पर लिखा है कि डेबिट बैलेंस है ब्रांच अकाउंट का हेड ऑफिस की बुक्स में 460, तो यहां डेबिट बैलेंस है 3240, वहां भी डेबिट बैलेंस है 460। तो कुछ बच्चों को लगता है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 3240 माइनस 460। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कायदे से अगर हेड ऑफिस की बुक्स में डेबिट बैलेंस है ब्रांच का, जो जनरली होता भी है डेबिट बैलेंस, तो यहां पर ये डेबिट की बजाय क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए 460, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इन दोनों का एडिशन है, क्योंकि एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। तो अगर हम 3240 में 460 ऐड कर दें तो ये 3700 रुपीज आता है। तो 3700 रुपीज का गड़बड़ है, या तो क्वेश्चन में बताया जाए, नहीं तो हम अपने आप से एज्यूम कर लेंगे कि हेड ऑफिस ने 3700 का माल भेजा था जो अभी तक ब्रांच को मिला नहीं है, और ब्रांच गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस 3700 एंट्री बना देगा और मैच हो जाएगा। और ये बोला है, देखो क्वेश्चन के अंदर बोला भी है, नहीं बोला होता तो भी मैं यही एज्यूम करने वाला, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला था 3000 रुपए का माल भेजा, तो मैं 700 रुपए का कैश इन ट्रांजिट एज्यूम कर, जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा। तो ये बहुत ही, ये कुछ भी करने से पहले ये काम करना है, और एक बार ये काम हो जाएगा तो फिर हेड ऑफिस की बुक्स में जो मैंने आपको एंट्रीज बताई, वो सारी ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच ये सब करके ब्रांच ट्रेडिंग पी&एल बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बन जाएगा, बैलेंस शीट बन जाएगी, क्योंकि यहाँ हेड ऑफिस की डिटेल नहीं दे रखी है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी नहीं बना सकते, हेड ऑफिस का ट्रेडिंग पी&एल भी नहीं बना सकते। और ब्रांच की बुक्स में सब कुछ ट्रांसफर करने के लिए मैंने 4 एंट्री बताई, वो 4 एंट्री हमने बना दी, लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री बनानी है, पहले हमें मैच करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। गुड्स इन ट्रांजिट ब्रांच में आ गया तो गुड्स इन ट्रांजिट ट्रांसफर भी होगा ना। अब दूसरा मेथड हमारे पास आता है, अच्छा ये है क्वेश्चन नंबर 42। यहां पर हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों की डिटेल दी हुई है, तो यहां पर हमें चेक करना पड़ता है कि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस कितना आ रहा है, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का कितना आ रहा है। तो यहाँ हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का 36,000 डेबिट बैलेंस है और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का 28,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो दोनों के बीच में 8,000 रुपए का फर्क है। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों की ट्रांजेक्शन है तो हमें ढूंढना पड़ता है कई बार, कैसे, यहाँ लिखा है हेड ऑफिस में गुड्स सेंड टू ब्रांच 14,400 और यहाँ लिखा है गुड्स रिसीव फ्रॉम ब्रांच 14,400, इसका मतलब गुड्स इन ट्रांजिट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये कैश इन ट्रांजिट। ठीक है, तो ये कैश इन ट्रांजिट है। तो देखो सबसे पहले मैंने ये एंट्री बनाई है 8,000 से हेड ऑफिस की बुक्स में कैश इन ट्रांजिट की है, क्योंकि मैंने क्या कहा, एज्यूम क्या करेंगे, ब्रांच ने भेजा होगा कैश जो हेड ऑफिस को नहीं मिला और हेड ऑफिस ही एंट्री बनाएगा कैश इन ट्रांजिट। जब ये बना देंगे उसके बाद में फिर हमसे पूछा है कि आप ट्रेडिंग पी&एल बनाओ, जनरल एंट्री नहीं पूछी, तो हम कॉलनर फॉर्म में ट्रेडिंग पी&एल बना लेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे। लास्ट में पूछा है ब्रांच अकाउंट बनाओ,
तो हम मन मन में जनरल एंट्री बनाएंगे, क्या ब्रांच ट्रेडिंग P&L टू ब्रांच डेबिट वाली आइटम, वो सब करके फिर हम ब्रांच अकाउंट भी बना लेंगे। तो जनरल एंट्री कम पूछी जाएंगी, जब हेड ऑफिस का भी इंफॉर्मेशन दिया है तो उम्मीद कम है कि आपसे जनरल एंट्री सारी पूछी जाए। बस ये बोला जाएगा आप एडजस्टमेंट एंट्री बना दो, वो गुड्स इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट की, और ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बना दो। देखो यहां पर 43 में दोनों तीनों चीजें पूछी हैं, जनरल एंट्री भी पूछी है, ब्रांच करंट अकाउंट मतलब ब्रांच अकाउंट भी पूछा है, और P&L और बैलेंस शीट भी पूछी। तो यहाँ सब कुछ पूछ लिया, लेकिन फिर ये नंबर अच्छे 16 नंबर का या 20 नंबर का क्वेश्चन हो। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल्ड इंकॉर्पोरेशन ना करके, थोड़ी सी कम चीजों को हम इंकॉर्पोरेट करें। तो यहां होता क्या है, बेसिकली डिटेल्ड इंकॉर्पोरेशन हम सीख चुके हैं। वहां पर हमने क्या करा था, डिटेल्ड इंकॉर्पोरेशन में ब्रांच ट्रायल बैलेंस के अलावा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हेड ऑफिस की बुक्स में हुआ। लेकिन यहां पर क्या है, सेकंड मेथड में ब्रांच अपने यहां ट्रेडिंग P&L अपना खुद बनाएगा, और हेड ऑफिस अपना ट्रेडिंग P&L बनाएगा। लेकिन हेड ऑफिस चाहता है कंबाइंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बने, तो असेट और लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी ब्रांच से। क्योंकि ब्रांच ने ट्रेडिंग P&L खुद बनाया है, तो ब्रांच पहले अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करेगा, फिर असेट और लायबिलिटी ट्रांसफर। और ये है मेथड हमारा। तो यहां पर क्या होने वाला है, हेड ऑफिस खुद अपना ट्रेडिंग P&L बनाएगा और कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगी, ब्रांच अपना खुद ट्रेडिंग P&L बनाएगा, तो बैलेंस शीट नहीं बनाएगा ब्रांच। तो यहां पर क्या होगा, हेड ऑफिस की बुक्स में क्या होगा, सबसे पहले प्रॉफिट ही आएगा सीधा, ना ट्रेडिंग आइटम ना P&L आइटम, क्योंकि वो तो ब्रांच ने खुद बना ली। प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, ब्रांच से आएगा अपने P&L में, ब्रांच डेबिट टू P&L या जनरल P&L। और उसके बाद असेट आएंगी, वही एंट्री जो हमने पिछले मेथड में सीखी थी, एसेट इंडिविजुअली डेबिट टू ब्रांच, और फिर लायबिलिटी आएंगी, ब्रांच टू लायबिलिटी इंडिविजुअली अगले साल शुरुआत में वापस चली जाएगी। अब ब्रांच की बुक्स में क्या होगा, पिछली बार ब्रांच की बुक्स में हमने 4 एंट्री बनाई थी, अब हमें 3 बनानी पड़ेंगी। पहला प्रॉफिट ट्रांसफर करने की P&L टू हेड ऑफिस, दूसरा असेट ट्रांसफर करने की, तीसरा लायबिलिटी ट्रांसफर करने। तो ये शॉर्टकट हो गया, थोड़ा सा काम जनरल एंट्री की में हमारा टाइम बच गया, काम तो वही है हेड ऑफिस। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ एक दिक्कत, यहाँ कॉलमर फॉर्म में आप ट्रेडिंग P&L मत बनाइए, क्योंकि कॉलमर फॉर्म में तो तभी होगा जब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पर हेड ऑफिस का ट्रेडिंग P&L हेड ऑफिस की बुक्स में बन रहा है, ब्रांच का ट्रेडिंग P&L ब्रांच की बुक्स में बन रहा है, तो आप कॉलमर फॉर्म में नहीं बना सकते ट्रेडिंग P&L, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको जनरल एंट्रीज बताई। ये जैसे दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, तो यहाँ ब्रांच ने अपनी बुक्स में ट्रेडिंग P&L बना लिया, अब हमें पूछा जनरल एंट्री बनाओ। जनरल एंट्री कैसे बनाओगे, हमें तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट में ब्रांच का ट्रेडिंग P&L बनाकर वहां का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फिर हमें सबसे पहले कैश इन ट्रांजिट गुड्स इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए वर्किंग नोट में ब्रांच का ट्रेडिंग P&L बनाना, फिर असेट और लायबिलिटी ट्रांसफर की एंट्री बनेगी। तो प्रॉफिट ट्रांसफर, उससे पहले गुड्स इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट, प्रॉफिट ट्रांसफर, असेट ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर। हाँ, क्योंकि ब्रांच का P&L बनाए बगैर हमें कैसे पता चलेगा ब्रांच का प्रॉफिट कितना है, और हमारी इस मेथड में पहली एंट्री तो ब्रांच का प्रॉफिट ट्रांसफर करने की होती है, तो कैसे पता चलेगा ब्रांच का प्रॉफिट कितना है, तो वर्किंग नोट में हमें बनाना पड़ेगा, बिना उसे बनाए हम नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में केवल ब्रांच की इंफॉर्मेशन थी, 45 में ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों की इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे
हमें दिखाई देगा ट्रायल बैलेंस में पी एंड एल का बैलेंस दिया है दोनों का। अब ट्रायल बैलेंस बना हुआ है और उसमें पी एंड एल का बैलेंस है, इसका मतलब पी एंड एल बन चुका, और पी एंड एल बन चुका और ब्रांच का भी बैलेंस दिया है ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब मेथड नंबर 2 है। क्योंकि अगर मेथड नंबर 1 होता तो ये ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट आ ही नहीं सकता था। प्रॉफिट कौन निकालता? ब्रांच का हेड ऑफिस। यहाँ ब्रांच ने खुद अपना प्रॉफिट निकाला, इसका मतलब मेथड नंबर 2 है। अब हमसे क्या बोला है इसमें? हमसे बोला है बैलेंस शीट बनाओ। अब बैलेंस शीट तो कंबाइन बनेगी, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट भी आएगा, वो तो प्रॉफिट दिया हुआ है। तो वही गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट के एडजस्टमेंट सोचो, एंट्री पूछा है तो बनाओ, नहीं पूछा तो मन में सोचकर एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दो। क्योंकि यहां पर नाम लिखा था लिमिटेड, तो मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ी कंपनी के फॉर्मेट से, ये भी ध्यान रखिए। अगर यहाँ लिखा होता मैसर सीएओ ब्रांच है या कंपनी लिमिटेड नहीं लिखा होता तो मुझे नॉर्मल बना सकता, क्योंकि यहाँ शेयर कैपिटल नहीं लिखा, लेकिन ऊपर लिमिटेड लिखा, पी लिमिटेड, इसका मतलब ये क्या है? शेयर कैपिटल। तो मुझे कंपनी के फॉर्मेट से बैलेंस शीट बनानी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है। आप क्या आते हैं, पेपर देकर आए, घर पे बात अपने फ्रेंड से बात करी, जो मैं मना करता हूँ, पेपर के बाद आप कभी भी किसी से डिस्कशन मत करिए। तो आपने बाहर निकाल ले और कहा बैलेंस शीट का टोटल क्या रहा है? 122,950, बिल्कुल सही है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे 10 में से 10 आ गए। नहीं, आपने टी फॉर्म में बना दिया, आपको यही नहीं पता बैलेंस शीट कंपनी के फॉर्मेट से बननी है, तो पता चला 10 में से 2 नंबर आए ना। मैं गारंटी देता हूँ इंस्टीट्यूट की चेकिंग इतनी बढ़िया होती, क्योंकि फाउंडेशन के 4 पेपर, इंटरमीडिएट के 8 पेपर और फाइनल के 8 पेपर, 20 पेपर तो मैंने ही दिए। और उन 20 पेपर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जितने नंबर आने चाहिए उससे कम आए, ज्यादा ही आए। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको 100 नंबर का पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जो आपका गलत भी होता है, पूरा क्वेश्चन आप 10 नंबर का गलत भी करके आओगे, 1 2 3 कुछ तो मिलेंगे ही उसमें, छोड़कर आने पे कभी कुछ नहीं मिलता। तो पहला टारगेट पेपर में जाने का क्या होता है? आपको 100 नंबर का पेपर पूरा करना है, और वो टाइम मैनेज पहले मिनट से करना है। अब मुझे उन बच्चों पे बहुत गुस्सा आता है जो कहते हैं सर वो टाइम मैनेज नहीं हो पाया और मेरा 20 नंबर का पेपर छूट गया। वो बहुत ही गलत है। आपने 80 में से आपको नंबर मिलेंगे, है ना, 100 में से मिल सकते थे। तो आपको क्या करना है, शुरू से पेस को मेंटेन करना है। कभी भी किसी भी हालत में 100 नंबर, 99 नंबर का करके नहीं आना, 100 नंबर का करके, तो आपकी आधी लड़ाई तो आप वहीं जीत जाओगे। क्योंकि आप बेवकूफ तो है नहीं, आपने इतनी पढ़ाई करी है, आपको सब कुछ आता है, हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर आता है। उसको वो ब्लैंक या जीरो होता है जिसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। जब आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो आप ब्लैंक तो है नहीं। पेपर से पहले 3 4 बार रिवीजन भी हम कर लेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको कुछ आता नहीं है, आपको सब कुछ आता है। तो आप 100 नंबर का करके आ सकते हैं, चाहे एग्जैक्टली 100% करेक्ट हो या ना हो। और जब आप 100 नंबर का पेपर करके आते हैं और आप पढ़े हुए हैं, अच्छे से रिवीजन कर रखा है, तो आपका मतलब ही नहीं उठता 60 नंबर से कम आ जाए। और अगर पेपर बहुत ही खराब होगा ना तो 50 आएंगे, नहीं तो 70 80 में जाते। तो इसलिए आपको सबसे पहला टारगेट ये रखना है कि आपको 100 नंबर का पेपर पूरा करके आना है, और वो 100 नंबर में से 30 40 नंबर का, 40 नंबर का, 100 में से 40 नंबर का पेपर सॉल्यूशन शुरू के 1.25 से 1.5 घंटे में ऐसा करना है जो टीचर कोशिश करे ना आपके नंबर काटूंगा जी, वो काट ही ना पाए। तो मेरा टारगेट ये होता था जब मैं पेपर में जाता था, शुरू के 1.5 घंटे में मैंने इस पेपर में पास होना है, और अगले 1.5 घंटे में बोनस नंबर लाने हैं। और शुरू का 1.5 घंटे में जब टीचर चेक करेगा ना, और 40 नंबर तक वो चेक कर रहा हो, पूरे पूरा नंबर दिए जा रहा है वो, तो उसके मन में एक पिक्चर आएगी, ये तो टॉपर बच्चा है। तो जब टॉपर बच्चा है तो उसकी छोटी मोटी गलती माफ, फिर वो चेक करने में थोड़ी सी लापरवाही भी करेगा, वो कहेगा आंसर ठीक आ रहा है, हाँ ये ठीक है,
तो मतलब चेक तो करेगा लेकिन उतनी गहराई में अंदर जाकर घुसेगा नहीं वो, क्योंकि उसे पता है ये ठीक ही कर रहा है सब। तो इसलिए शुरू का 40 नंबर में से 40 ही चाहिए। शुरू के 40 में से 40 चाहिए, जो मैं करूंगा 39 नहीं चाहिए मुझे, और वो काम 1.5 घंटे में करना है, क्योंकि शुरू में थोड़ी स्पीड स्लो होती ही है ना। भागते भी हैं तो शुरू में एकदम फुल स्पीड से नहीं भागते, शुरू में थोड़ा स्लोली भागते हैं, बॉडी गर्म होती है, फिर आपकी स्पीड बढ़ती है। ऐसे पेपर में होता है, शुरू में थोड़ी स्पीड स्लो होती है, बाद में स्पीड तेज हो जाती है। तो शुरू के 1.5 घंटे में 40 नंबर का, तो बाद के 1.5 घंटे में 60 नंबर का हो जाएगा। लेकिन 40 नंबर का ऐसा हो जिसमें 40 में से 40 ही आएंगे। तो शुरू के 40 में से 40, बाद के 60 में से 20, 25, 30 जो भी आएंगे, तो हमारे नंबर 60, 70 बैठेंगे ना हर सब्जेक्ट में। तो ये टेक्निक अपनानी है। अब हमारा है थर्ड मेथड, और थर्ड मेथड में क्या रहता है, शॉर्टकट रहता है बिल्कुल ही। और थर्ड मेथड में हम क्या करते हैं, सेपरेट फाइनल अकाउंट बनाते हैं। मतलब ट्रेडिंग पी&एल ब्रांच अपना अलग बना रहा है, हेड ऑफिस अलग बना रहा है, बैलेंस शीट भी अलग अलग है। तो केवल एक सिंगल एंट्री बनेगी प्रॉफिट को ट्रांसफर करने, सिंगल एंट्री। हेड ऑफिस अपनी बैलेंस शीट पी&एल, ब्रांच अपना बैलेंस शीट पी&एल। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इस मेथड में नहीं बन पाएगी, और एक सिंगल एंट्री बनेगी दोनों की बुक्स में इंकॉर्पोरेशन की। हेड ऑफिस प्रॉफिट को इंकॉर्पोरेट करने की एंट्री बनाएगा, और ब्रांच अपनी बुक्स में प्रॉफिट को इंकॉर्पोरेट ट्रांसफर करने की एंट्री बनाएगा। बीच में एक बात थी, जो ये थी कि लोडिंग पर इनवॉइस प्राइस जब भेजता है ब्रांच हेड ऑफिस को, लोडिंग पे माल देता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में। तो यहां पर भी हमारे पास 2-3 मेथड है, अलग अलग मेथड है। एक मेथड याद है आपको, डिपेंडेंट ब्रांच में डेटर सिस्टम और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में था मेथड। वो क्या मेथड था, कॉस्ट अगर 100 है और इनवॉइस प्राइस अगर 160 है और सेलिंग प्राइस अगर 200 है, तो यहां क्या होता था, डिपेंडेंट ब्रांच में डेटर सिस्टम में, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में, इवन फाइनल अकाउंट एट कॉस्ट मेथड में, हमारा ब्रांच का प्रॉफिट 200 सेलिंग प्राइस माइनस 100 कॉस्ट होता था, और इस माल पर हेड ऑफिस अपनी बुक्स में 0 प्रॉफिट रिकॉर्ड करता था, क्योंकि वो कहता था सारा प्रॉफिट किसका है, ब्रांच का ही है। एक हमने होलसेल मेथड पढ़ा, होलसेल मेथड में हमने क्या करा, इसमें 60 रुपए का प्रॉफिट हेड ऑफिस का है, और ये 40 रुपए का प्रॉफिट ब्रांच का है। तो प्रॉफिट के 2 टुकड़े हमने कर दिए थे, और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे था, उसकी स्टॉक रिजर्व बनाई थी। अब याद रखो ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है, तो यहां तो स्टॉक रिजर्व हमेशा ही बनेगा, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस अपनी ही बुक्स में कर रहा होता था, वो एंट्री बनाकर रिवर्सल स्टॉक रिजर्व बना देता था। अब ये कैसे करेगा, ब्रांच ने अपनी बुक्स बना रखी हैं, वो अपनी बुक्स में स्टॉक सब कुछ कर रहा है। और अगर फर्स्ट मेथड है जहां डिटेल्ड इंकॉर्पोरेशन है, वहां तो चलो रिवर्स कर सकता है, लेकिन सेकंड मेथड और थर्ड मेथड इंकॉर्पोरेशन का, जहां ब्रांच ट्रेडिंग पी&एल ब्रांच खुद बनाता है, तो वहां तो उसका जो प्रॉफिट निकला हुआ है वो भी ठीक है, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है बैलेंस शीट में, वो तो इनवॉइस प्राइस पे नहीं जाएगा ना, कॉस्ट प्राइस पे जाएगा। तो हमें फर्स्ट मेथड में जहां पर इंकॉर्पोरेशन हो रहा है वहां पर स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे आया है, सेकंड मेथड में भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन रही है, स्टॉक आया है, थर्ड मेथड में ब्रांच खुद अपना बैलेंस शीट बना रहा है, तो वहां अलग केस है। तो यहां स्टॉक रिजर्व की बात आएगी, अब उसको कैसे हम डील करें वो हमें सीखना है, उसके अलग अलग मेथड है, लेकिन बेस्ट मेथड हमारे पास ज्यादातर जो रहता है वो हम सीख लेते हैं किस मेथड से हमें करना है। तो हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है, जीपी कॉस्ट पे ट्रांसफर करके कर,
जैसे हम ब्रांच ट्रेडिंग पी&एल डिपेंडेंट ब्रांच में बनाते थे, सेकंड मेथड जो मैंने आपको सिखाया था, ब्रांच में डेटर सिस्टम के बाद में एक फाइनल अकाउंट मेथड एट कॉस्ट वाला, वहां पर ट्रेडिंग में हम लोग स्टॉक, गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक सब कॉस्ट पे लिख रहे थे, तो जीपी ही कम होकर आ रहा था। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल मेथड है यहाँ पर, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, केवल ये फर्स्ट मेथड में ही हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट मेथड में सारा ट्रायल बैलेंस हम इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं, फिर हम कर सकते हैं, लेकिन सेकंड थर्ड मेथड में ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा मेथड है जीपी ऑफ द हेड ऑफिस एज वेल एज द ब्रांच में बी कैलकुलेटेड एट इनवॉइस प्राइस। However, net profit at the branch and head office is ascertained after making adjustment for loading in goods center branch. ये पॉसिबल है फर्स्ट मेथड में, क्योंकि फर्स्ट मेथड में हेड ऑफिस ही बना रहा है ट्रेडिंग पी&एल, तो वो कर सकता है। अगर सेकंड मेथड है, जहां पर सेकंड मेथड में ब्रांच अपना पी&एल खुद बना रहा है, वहां पर कैसे कर दोगे? तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑल्टरनेट केवल फर्स्ट मेथड में ही लग सकते हैं, सेकंड थर्ड में नहीं। तो हमें ऐसा सीखना पड़ेगा जो सभी मेथड में लग जाए। थर्ड मेथड कहता है प्रॉफिट ऑफ ब्रांच में बी ascertained at इनवॉइस प्राइस, व्हिच इज क्वाइट राइट, ये ऐसा ही होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इनवॉइस प्राइस टू द ब्रांच में बी टेकन एट कॉस्ट प्राइस टू द ब्रांच, जस्ट लाइक होलसेल प्राइस मेथड। होलसेल ब्रांच का मेथड समझा था, वही मेथड अपनाएंगे आप, ठीक है। इन सच ए केस हेड ऑफिस विल हैव टू क्रिएट स्टॉक रिजर्व, उसे स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा, क्योंकि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। तो यही हम करने वाले, स्टॉक एंड वो होलसेल प्राइस मेथड ही लगेगा। तो 100 का माल 160 में दिया है, 160 का माल 200 में बेचा है, तो ब्रांच का प्रॉफिट जो है 40 और हेड ऑफिस का प्रॉफिट 60, ऐसा ही चलता है। तो ये हो गया हमारा इनकॉर्पोरेशन का। हायर प्राइस के लिए मैंने तीनों मेथड आपको बता दिए। अब देखो, ज्यादातर केस में फर्स्ट मेथड ही चलता है, इनकॉर्पोरेशन वाला। इनकॉर्पोरेशन वाला फर्स्ट मेथड में क्या होता है, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच का भी ट्रेडिंग पी&एल बनाता है, अपना भी कॉमनर फॉर्म में। तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 48 है, हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस, ब्रांच का ट्रायल बैलेंस, एडिशनल इंफॉर्मेशन टू सेट ऑफ कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, वो सब हमसे कहेगा ट्रेडिंग पी&एल बनाओ कॉलमनर फॉर्म में, ठीक है। अब लेकिन यहां पर हमने क्या करा, देखो हमने ट्रेडिंग पी&एल बना दिया होलसेल मेथड से, तो लास्ट में हमें स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा ना। तो देखो स्टॉक रिजर्व जनरल पी&एल में बनाते हैं हम ज्यादातर, ये देखो स्टॉक रिजर्व, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिए स्टॉक रिजर्व हमें अलग से बनाना पड़ेगा, जैसे एक चैप्टर होता था डिपार्टमेंट। तो अब आगे तो मैं डिपार्टमेंट बोलूंगा तो कईयों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब डिपार्टमेंट नए कोर्स से हटा दिया। तो ये है हमारे इंडिपेंडेंट ब्रांच जहां पर हम लोग काम करते हैं। इसके बाद आता है सबसे आसान काम, और वो है फॉरेन ब्रांच। ये सबसे आसान है, मैं तो कहता हूँ फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन आ गया तो आपके बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि ये सबसे आसान होता है। और डॉलर वगैरह देखकर बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है जनरली, जबकि ये होता सबसे आसान। AS11 है जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को डील करता है, तो ये कायदे से उस पर ही पूरा डिपेंडेंट है। AS11 में बोला गया है, जहां पर हम AS11 में डिटेल में इसे पढ़ते भी हैं, कि एक होता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का मतलब होता है कि हमारा बिजनेस का ही हिस्सा है, इंडिपेंडेंट है, फॉरेन है, लेकिन फिर भी हमारा कहना मानते हैं, वो काफी हद तक हमारे कंट्रोल में है ना। जैसा लड़का है, उसकी शादी नहीं हुई तो अभी हमारे कंट्रोल में थोड़ा बहुत है, शादी के बाद तो कंट्रोल उसका कहीं और चला जाए। तो ऐसे ही अभी इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन हमारे कंट्रोल में है अभी थोड़ा। और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मतलब वो एक तरीके से फुल्ली फ्री है, हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, अपने हम लोन ले लेते हैं वहीं से ही,
हमने अब रीपेमेंट करते हैं सब कुछ यहाँ, वरना क्या होगा, इंटीग्रल है, वो हमसे कहेंगे जी हमें लोन चाहिए, बताओ अरेंज करो, ऐसा। तो रूल क्या है, पहले इंटीग्रल के रूल सीखते हैं। इंटीग्रल कुछ नहीं कहेगा तो आप इंटीग्रली एज्यूम करते हुए रूल अपनाना, बहुत आसान है। ट्रेडिंग पीएनएल की नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं ज्यादातर सारे ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम एवरेज रेट से कन्वर्ट होंगी। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट से, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट से, और बाकी की सारी ट्रेडिंग पीएनएल के आइटम परचेजेस सेल एक्सपेंसेस सब एवरेज रेट से। एवरेज रेट क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं दिया तो ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज करते हैं, वैसे दिया होगा। फिक्स्ड एसेट, जिस दिन फिक्स्ड एसेट खरीदी थी उस दिन के रेट से, और डेप्रिसिएशन भी उसी रेट से लगेगा, बस ये आसान सा मेथड है। करंट एसेट क्लोजिंग रेट, करंट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट। फिक्स्ड असेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जिस समय का है उस समय का। अगर वो नहीं दिया रेट, मालिया में दे रखा है बिल्डिंग, लेकिन हमें बिल्डिंग 4 साल पहले खरीदी, 4 साल पहले का रेट नहीं दिया, तो सबसे पुराना रेट जो ओपनिंग अवेलेबल है वो लगा दो, मजबूरी है, क्या करें, वैसे दिया होता है ना। तो ये हमारा मेथड हो गया इसको कन्वर्ट करने का। कुछ ऐसी चीजें जो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ब्रांच का ट्रायल बैलेंस में एक अकाउंट है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, इसको मालिया हमारी ब्रांच अमेरिका में, यूएस डॉलर में, उसको रुपीस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हेड ऑफिस ने माल भेजा होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच का एक बैलेंस होगा ना, वो रुपीस में होगा, तो उसको क्या जरूरत है कन्वर्ट करने, वो तो हमें रुपीस में पता है। ऐसे ही ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट डॉलर में, उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है ब्रांच का अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में रुपीस में। तो कुछ अकाउंट है जिन्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पर हम डॉलर को अलग अलग रेट से कन्वर्ट करेंगे रुपीस में, ट्रायल बैलेंस जो पहले मैच हो रहा था मैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने कोई चीजें अलग रेट पे अलग अलग रेट पे कन्वर्ट करी है। तो कभी भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, जो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस होगा, तो जो उसका डिफरेंस है इंटीग्रल वाले में P&L में ट्रांसफर होता है। तो ये बहुत ही आसान है। जैसे ये क्वेश्चन है 56, यहाँ डॉलर में दिया है, नीचे रेट दिया है, फिक्सचर फर्नीचर खरीदा था उस दिन का रेट, ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारा का सारा इन्हीं रेटों के हिसाब से कन्वर्ट कर देना। लास्ट में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस जब हम ट्रेडिंग P&L बनाएंगे तो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। डेबिट में डिफरेंस आएगा तो डेबिट में, क्रेडिट में आएगा तो क्रेडिट में, वेरी सिंपल। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस में थोड़ा सा फर्क है कन्वर्जन में, और जो डिफरेंस आएगा उसको ट्रांसफर करने में। क्या है, यहां पर जो डिफरेंस आएगा उसे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में जाएगा ना कि P&L में जाएगा, पहला डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस ये कि हम लोग सारी की सारी क्लोजिंग असेट्स क्लोजिंग रेट पे करते हैं, यहां पर फर्नीचर वगैरह भी सब क्लोजिंग रेट पे ही जाता है, जिस दिन था उस दिन का रेट नहीं जाता। तो यहाँ क्या लिखा है, असेट्स लायबिलिटी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी सबको क्लोजिंग रेट पे जान लेंगे, बस ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे, बाकी सभी क्लोजिंग रेट। इनकम एक्सपेंसेस तो एवरेज रेट पर जाता ही है, बस इतना था। तो ये था पूरा आपका ब्रांच इंडिपेंडेंट। सबसे आसान टॉपिक इसमें इंडिपेंडेंट ब्रांच में फॉरेन ब्रांच ही है, तो इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिएगा। एक बार कन्वर्ट करने के बाद इसमें क्या होता है, जब हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस को, तो ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करने के बाद हमसे पूछा जाता है कि आप ब्रांच का ट्रेडिंग P&L बनाओ, क्योंकि हम पूरा का पूरा ब्रांच इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट मेथड है इनकॉर्पोरेशन का फर्स्ट मेथड। यहाँ ट्रायल बैलेंस इतना आसान होता है कि ट्रेडिंग P&L बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, 11th वाले से भी आसान। थोड़े से क्वेश्चन टिपिकल हो सकते हैं जहां पर एडजस्टमेंट दे रखी हूँ, वो थोड़ा सा आगे जाकर भाई थोड़ा सा लेवल तो बढ़िया बनाना पड़ेगा, लेकिन इतना टिपिकल नहीं है फॉरेन ब्रांच, ठीक है।
ब्रांच एक बहुत बड़ा चैप्टर होने की वजह से आने के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से 15, 16, 20 नंबर तक का भी इसमें आ सकता है। मिनिमम 6 नंबर तो जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर अच्छा है, आप इसको बढ़िया से करिए, और ये अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकली भी यूज होता है, इसलिए नए कोर्स में भी अभी भी ये